मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस समस्या को अगर हल नहीं किया गया तो दीनदयाल नगर के एक एक नागरिकों के साथ अन्याय है, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। हेलो मित्र, हेलो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है सोनू सिंह और हेलो मित्र के इस एपिसोड में हमारे साथ गेस्ट हैं डॉक्टर विनय वर्मा जी। विनय वर्मा जी के बारे में मैं आपको एक संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ कि आप 3 विषयों से पोस्ट ग्रेजुएट हैं, वेद, हिंदी और संस्कृत, और तीनों ही विषय कहीं न कहीं साहित्य से जुड़े हुए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उसके बाद अगर हम काम की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, तो आप एक पत्रकार रह चुके हैं और काफ़ी फेमस पत्रकार रहे, अच्छे पद पर आपने काम किया। उसके बाद आप एक साहित्यकार हैं, आप शिक्षाविद भी हैं, शिक्षक के तौर पे आपने काम किया है और समाज के लिए भी आप काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे कामों में से एक ऐसा काम है जिसके बारे में आपको जिक्र करना चाहूँगा कि अनप्रिविलेज बच्चे, अनप्रिविलेज सोसाइटी जहाँ पे सरकारी योजनाएं नहीं पहुँच पाती हैं या सरकारी शिक्षक नहीं पहुँच पाते हैं, आप और आपकी संस्था पहुँचती है और उन बच्चों को अपनी संस्था के माध्यम से शिक्षा प्रदान करती है। अभी अभी हमारी बातचीत हुई जिसमें ये इन्फॉर्मेशन निकल के आया कि सर ने लगभग 18,000 बच्चों को एजुकेशन के लिए फैसिलिटेट किया या उनको सुविधाएं प्रदान की। तो निश्चित ये नंबर बहुत बड़ा है और कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है कि समाज में किसी भी तरह का विकास या किसी भी तरह के परिवर्तन के लिए मजबूत विचारों का आगे आना बहुत ज़रूरी है। और ये सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पे आज नेगेटिविटी फैलाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि हम ऐसे व्यक्तियों के विचारों को समाज में लेके आगे जाएँ ताकि और भी व्यक्ति जो इन तरह के इंटरव्यू को देखते हैं, ऐसे व्यक्तियों के विचारों से प्रभावित होते हैं, वो भी समाज में कहीं ना कहीं अपना योगदान दें। तो ये आपके बारे में एक संक्षिप्त परिचय रहा, क्योंकि आपका कद बहुत बड़ा है, आपने बहुत अलग अलग विभाग में, क्षेत्र में काम किया है, तो उसको समराइज करना पॉसिबल नहीं है। तो आगे की वीडियोज में हम हर एक पहलू पर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि उन चीज़ों को लेकर हम सामने आए जिससे कहीं ना कहीं समाज के उन पक्ष के ऊपर भी हम बात कर पाएँ जो कहीं ना कहीं मीडिया के तौर पर अछूता रह जाता है, क्योंकि सबकी अपनी बाध्यताएँ हैं और सोशल मीडिया के दौर में हम किसी से बंधे नहीं हैं, तो हम स्वतंत्र होकर अपनी बातों को रख सकते हैं। तो सर, ये आपका एक छोटा सा परिचय रहा। अगर आप अपने बारे में सर 2-4 लाइन अगर दर्शकों को बताना चाहें। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने प्रश्न पूछने वाले को उत्तर देने वाला बना दिया। अब तक तो हम प्रश्न ही पूछते रहे हैं और बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारे कुछ किया है, लेकिन आज पहली बार सोनू जी हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं कटघरे में हूँ, इनके प्रश्नों का उत्तर देना है। पूछें आप। जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आपके साथ बहुत सारे उपनाम या उपाधियाँ जुड़ी हुई हैं। उनमें से मैं सबसे पहले प्रश्न में आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप शिक्षक, मैं आपको शिक्षक विनय वर्मा कहूँ, डॉक्टर विनय वर्मा कहूँ या पूर्व संघ प्रचारक विनय जी कहूँ, आप इन परिचयों में अपने आप को कहाँ सबसे ज़्यादा स्थिर पाते हैं? देखिए, समय और उम्र के साथ जीवन में उपलब्धियाँ जुड़ती हैं और पहचान भी जुड़ते रहता है अलग अलग तरह का। विद्यार्थी था, पढ़ाई लिखाई किया, सबसे पहले शिक्षक बना, शिक्षक के बाद पत्रकार बना और लंबा समय, लगभग 28 साल पत्रकारिता को दिया। तो बड़े लंबे समय तक लोग मुझे पत्रकार के रूप में ही जानते थे और बहुत ही सक्रिय पत्रकारिता किया। भारत दूत, पायनियर, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण में लंबे समय तक काम किया। उसके बाद, उस दरमियान भी और उसके बाद भी सोशल वर्क लगातार चलता रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ करके तमाम गतिविधियों में सम्मिलित रहा। अलग से भी चेतना मंच के माध्यम से तमाम सेवा कार्य किए। साहित्यिक चेतना मन में थी, लोगों की संगत का असर हुआ और मन में भी भाव था, तो साहित्य की तरफ भी मुखातिब हुआ और किताबें भी छपी कई। फिर लगा कि लोगों को, हमारे जो साहित्यकार, साहित्य सर्जक बंधु हैं, उनको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, तो राष्ट्रीय चेतना प्रकाशन की शुरुआत किया। एक चीज़ और भूल गया मैं, बीच में सन 2000 में ही मैंने स्कूल खोला और पहला स्कूल संघर्षपूर्ण था, बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, आज 5 विद्यालय हैं और उस क्रम में चीज़ें जुड़ती गईं, बात बढ़ती गई, शिक्षा दीक्षा, पढ़ाई लिखाई, और उस समाज सेवा के बदौलत एक अलग पहचान मिला, समाज सेवी का भी पहचान मिला। तो आप एक
साथ सब कुछ है, कुछ छोड़े नहीं हैं। जो काम जिस समय कर रहे होते हैं, जिस समय क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, उस समय शिक्षक होते हैं। जिस समय साहित्य सृजन और साहित्यिक गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं, उस समय साहित्यकार होते हैं। जिस समय मलिन बस्तियों में जाकर बच्चों के साथ सेवा कर रहे होते हैं या करवा रहे होते हैं, समाज सेवी होते हैं। और जिस समय हम कोई मोटिवेशनल वीडियो या किसी से बातचीत या किसी को कुछ शिक्षा दे रहे होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं। तो ये चीज़ें लगातार जीवन में बनी रहती है। चूँकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके पास 3 डिग्रियाँ हैं। आपके दौर में ऐसा भी रहा होगा कि किसी व्यक्ति के लिए एक पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाना भी मुश्किल होता होगा। तो ये 3 डिग्रियाँ, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि ये पढ़ाई करूँगा मैं। मैंने अंग्रेजी से MA किया, फिर पत्रकारिता में था, तो मन में भाव आया कि पत्रकारिता की वर्तनी और पत्रकारिता की शब्दावलियाँ कठिन लगती थी। हिंदी पत्रकारिता की शब्दावलियाँ कठिन लगती थी, तो मुझे लगा कि हिंदी से MA कर लो, तो हिंदी से भी MA कर लिया। इसी बीच में दैनिक जागरण अखबार में एक एड देखा। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक वेद विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थापित किया। उसमें प्रथम आगत प्रथम स्वागत मैंने भर करके भेज दिया। मैं 54वां विद्यार्थी हो गया निःशुल्क शिक्षा का, तो मेरा वेद से हो गया जी। बाद में B.Ed किया, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, चूँकि पत्रकारिता में था इसलिए किया। कंप्यूटर के लिए PG DCA किया, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर का कोर्स किया। मेरे मन में भाव था, थोड़ा जानने की इच्छा हुई जब मैं वेद से MA कर रहा था, तो उसमें भविष्य को लेकर के कुछ बातें रहती हैं, तो मेरे मन में आया कि मुझे वो भी करना चाहिए। तो एस्ट्रोलॉजी में भी मैंने डिप्लोमा किया संपूर्णानंद से। तो ये सब चीज़ें भी इच्छा और मनोनुकूल जुड़ती गई, कोई ऐसी बात नहीं। मैं चाहूँगा कि आप एक चीज़ के ऊपर प्रकाश डालें, जो समाज सेवी की उपाधि आपको मिली हुई है, तो इसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालें कि अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किस तरह का सेवा कार्य करते हैं। देखिए, समाज सेवा कोई उपाधि नहीं जी, ये मनोभाव है। अगर हम अपने जीवन से ऊपर उठकर कुछ भी, यहाँ तक कि किसी जीव जंतु को आप कुछ खिलाते हैं, मछली को दाना डालते हैं, चींटी को आटा डालते हैं, किसी को कुछ खिला देते हैं, किसी को कुछ मदद कर देते हैं जिसमें आपका कोई हित न हो जी, जो वापस में आप कुछ ना चाहते हो। इवन राजनीति में भी भाव न हो कि हमको इनको कंबल बांटना है तो हमको इनसे वोट लेना है। यह मनोभाव वास्तविक समाज सेवा है। और अगर आप इस तरह की सेवा कोई भी करते हैं तो सेवा स्वांतः सुख के लिए होता है, किसी उपाधि के लिए नहीं होता, और ना ही किसी से यश पाने के लिए होता है। जितने लोग समाज में सेवा करते हैं, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं कहता हूँ जितने लोग समाज में वास्तविक सेवा करते हैं, वे सारे के सारे लोग खुद को खुश करने के लिए करते हैं, स्वांतः सुख देने के लिए करते हैं। उनको अच्छा लगता है, उनके भाव ऐसे होते हैं। अब उसको लोग, समाज जिस नज़रिए से देखता है वैसी उपाधि दे देता है, इसमें उनका कोई रोल नहीं है। वैसे ही मेरे उपाधियों में जो समाज ने दिया है, बहुत बहुत साधुवाद समाज के लोगों का, मेरा कोई रोल नहीं है उसमें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी हम लोग कर पाए चेतना मंच के माध्यम से, उसमें मेरा एकल कोई रोल नहीं है। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकता। हमारी एक बहुत बड़ी टीम है। 2010 में हम लोगों ने शुरू किया, एक बड़ी टीम है। हम सब मिल करके साथ में सोचते हैं, साथ में चिंतन करते हैं और साथ मिल करके हम काम करते हैं, जिसका परिणाम 25 मलिन बस्तियों में फ्री वाला स्कूल खुला, जिसे ज्ञान ज्योति केंद्र कहते हैं। चयन किया गया उन बच्चों को जो बच्चे स्कूल नहीं जाते। 2010 में जब मैंने बेसिक शिक्षा अधिकारी से पूछा कि ज़िले में कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते, तो उन्होंने कहा 18 बच्चे हैं। उनके ऑफिस में रिटर्न दस्तावेज में 18 लिखा था, और उस समय एक बस्ती में लगभग 45 बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे थे, वो स्कूल नहीं जाते थे, और 25 बस्तियों में हम लोग पढ़ा रहे थे। आप कल्पना करिए कि आंकड़े कहाँ थे और सच्चाई ज़मीनी कहाँ थी। तो बहुत सारे मिल करके हम लोगों ने काम शुरू किया, काम किया, काम बढ़ाया, और एक टारगेट किया, जहाँ कम वहाँ हम जी। दूसरा संकल्प था, सरकार से मदद कभी नहीं लेंगे, न अभी न भविष्य में कभी। तीसरा संकल्प, किसी से कैश पैसा नहीं लेंगे। अगर आपको मदद करनी है, किताब, कापी, स्लेट, पेंसिल, दरी, कुर्सी, तो आप खरीदिए, हमारे साथ चलिए, वहाँ पर अपने हाथ से दीजिए। आज 18,000 बच्चे
मुख्य धारा से जुड़ करके भिन्न भिन्न विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। अभी वर्तमान में हम लोग 1200-1400 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने उनकी माँ, दादी, बहन, भाभी, महिलाओं को पढ़ाया। 2600 महिलाओं को साक्षर किया जो अंगूठा लगाती थी। उन्होंने देखा अपने जीवन में चमत्कार होते हुए। अपने पति का नाम लिखा, अपने बेटे का नाम लिखा, अपने पिता का नाम लिखा, अपना नाम लिखा और बहुत खुश हुई। उनके चेहरे का भाव देख करके हम लोग को लगा कि हम लोगों को वो सब मिल गया जो हम लोग चाहते थे। तो इसके अलावा शादी विवाह बहुत कुछ किया गया है, उसको शब्दों में बताना उचित भी नहीं है। जी, एक आपका ये भी परिचय है कि आप एक साहित्यकार हैं, तो साहित्य के प्रति आपका रुझान कब और कैसे हुआ? देखिए, ये तो एक स्वाभाविक विषय, अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग होता है। चूँकि साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, अंग्रेजी साहित्य पढ़ा, हिंदी साहित्य पढ़ा, वेदों में भी साहित्य पढ़ा, आपने बताया भी। तो साहित्य पढ़ते पढ़ते साहित्य के प्रति रुचि बढ़ी और वही एक नशा बन गया मेरे जीवन का। तो कई घंटे मैं पढ़ता हूँ, आज भी पढ़ता हूँ, 5 से 6 घंटे किताबें पढ़ता हूँ। मेरे पास खुद का 12,000 से अधिक किताबों का कलेक्शन है। पूरा मेरा घर भरा हुआ है किताबों से। हर महीने लगभग 8 से 10,000 रुपये किताबें हमारे यहाँ आती हैं। सारे लोग परेशान रहते हैं, इतनी किताबें क्या होगा क्या होगा। और बड़े सिस्टमेटिक ढंग से किताबों को मैं पढ़ता हूँ। वो पढ़ते पढ़ते मन में भाव आया। पहली पुस्तक हमारी छपी थी 2013 में, जिसका लोकार्पण उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश जी के हाथों से उस किताब का लोकार्पण हुआ था। संत नरहरि दास, वो गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। फिर दूसरी किताब हमारी आई थी सफल जीवन के सूत्र। उसमें छोटी छोटी सूक्तियाँ हैं जो लोगों को बड़ा अपील करती हैं और जीवन जीने की राह दिखाती हैं। तीसरी पुस्तक हमारी आई केरल, एक यात्रा केरल की। मैं केरल गया था, वहाँ इसी समाज सेवा के क्रम में वहाँ राज्यपाल जी के रिकमेंडेशन पर मुझे ऑनरेरी PhD अवार्ड की गई थी वहाँ पर। तो मैं वहाँ गया तो पूरा केरल घूमा, वापस आया तो यात्रा वृत्तांत लिखा। और अभी 2 किताब मेरी और तुरंत आ रही है, मेरी 2 बातें, जिस पर मैं आजकल वीडियो भी बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो, और लोगों को अच्छा भी लग रहा है। उसी पे किताब भी हमारी आ रही है, इसी महीने आ जाएगी। और एक पिछले दिनों मैं गया था नेपाल यात्रा पर, तो उस पर भी 4-5 किताबें हमारी और इन प्रकाशन है। जैसे मेरी समझ में गीता, उस गीता प्रभाष से हमारा प्रकाशन में है। ऋग्वेद सहज भाषा में हमने भाष्य किया है, वो प्रकाशन में है। हमसे है मतलब प्रकाशन में है। मैं क्यों नहीं, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की किताब है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में आ रही है। तो ये सारी किताबें आ रही हैं। ये सहज भाव जगा और काम शुरू हो गया और बड़े बड़े साहित्यकारों को देखकर प्रेरणा मिली। क्योंकि आज अगर हम युवाओं को देखते हैं, जो ट्रेंड चल रहा है, कहीं ना कहीं एक अटेंशन डिफिशिएंसी क्रिएट हो रही है। मतलब अगर उनको 15 मिनट, 20 मिनट या 1 घंटे पढ़ना हो तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और इसलिए ये बात बहुत आवश्यक हो जाती है कि साहित्य का क्या रोल है किसी भी समाज के लिए या विचार के परिवर्तन के लिए। साहित्य का क्या रोल होता है ताकि युवा भी कहीं ना कहीं पढ़ने में अपनी रुचि को विकसित करें। कितना इम्पोर्टेंट है साहित्य? सुनो जी, आपने 2 बात कही। एक बात आपने कहा युवाओं का डाइवर्जन, और दूसरी बात साहित्य। दोनों 2 चीज़ें हैं। पहली वाली बात क्या करते हैं कि देखिए, डाइवर्जन के आज बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं। हम लोग के बचपन में साधन नहीं थे। हम लोग का बचपन सीधा सपाट था। हमारे लिए खेल कूद, बाहर में उछल कूद करके आते थे। घर में दादा दादी, नानी, माता पिताजी कहानी सुना देते थे और हम खा पी के पढ़ लिख के सो जाते थे। आज इतने डाइवर्जन है सोशल मीडिया और मोबाइल के कारण। एक इंटरनेट एडिक्शन का ज़माना है। इंटरनेट एडिक्ट हो चुका है युवा आज का। और केवल युवा ही क्यों कहें कि सब कोई क्यों नहीं इंटरनेट एडिक्ट। उसके माता भी इंटरनेट एडिक्ट हैं, उसके पिता भी इंटरनेट एडिक्ट हैं। शायद घर के बुजुर्ग ना हो, लेकिन घर के बाकी सारे सदस्य एडिक्ट हैं। वैसे परिवेश में जब देख रहा है चारों तरफ बच्चा, तो पिताजी मोबाइल चला रहे हैं, माताजी मोबाइल चला रहे हैं, किसी के हाथ में किताब नहीं है, कोई किताब नहीं पढ़ते नजर आ रहा है, तो वो युवा कब तक किताब पढ़ेगा? आखिर कोई चीज़ देखकर ही तो प्रेरणा आती है जी। अगर हम किताब पढ़ते रहेंगे तो हमारा बच्चा देखकर किताब पढ़ने के लिए अग्रसर होगा। हम ही नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरी बात का उत्तर मैं आपको दे देता हूँ साहित्य के रोल का। मेरे भाई, साहित्य चाहे लाखों सृजित हो जाए, कोई पढ़ेगा ही नहीं तो अलमारी की शोभा बनेगी। आज चुनौती ये है कि पढ़ कौन रहा है। पठनीयता की घोर कमी आई है
और इस पठनीयता की कमी को दूर करने के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी किताब के खुद पढ़ने की आदत पहले बड़े डालेंगे, बड़े किताब पढ़ना शुरू करेंगे, देखा देखी उनके घर वाले भी करेंगे। इसकी जिम्मेदारी युवाओं के डाइवर्जन को ठीक करने की जिम्मेदारी, पहली जिम्मेदारी उनके माता पिता और परिजनों की है, फिर दूसरी जिम्मेदारी विद्यालय के टीचर्स की है, फिर समाज की है। जी, अब कुछ जो प्रश्न है वो आपके व्यक्तिगत जीवन से हम लेना चाहेंगे, जिनमें आपके विचार भी शामिल हैं। आपकी नज़र में विकास क्या है? आप विकास को कैसे परिभाषित करते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने समूह जी किया। ये प्रश्न मैं चाहता हूँ कि आप जिससे भी इंटरव्यू करिए जी, सबसे पूछिए विकास की अवधारणा मन में क्या बैठी है। यह सबसे अहम विषय है जी, क्योंकि अवधारणा से जब हम विकास हमारे मन मस्तिष्क में हम क्या समझते हैं विकास को, ये पता रहेगा तो उससे क्या करना है उसका एक विज़न क्रिएट होगा, और जब विज़न क्रिएट होगा तो वो हमारे कार्य व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। मैं स्पष्ट मानता हूँ विकास केवल सड़क, नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी आदि नहीं है। विकास के लिए यह सोचना पड़ेगा सड़क किसके लिए, बड़ी ध्यान से इस बात को सुनिएगा। सड़क किसके लिए? लोगों के लिए। पानी किसके लिए? लोगों के लिए। बिजली किसके लिए? लोगों के लिए। इसके अलावा आप जितनी भी सुविधाएं दे रहे हैं वो किसके लिए? लोगों के लिए। तो केंद्र में कौन खड़ा है? इंसान, व्यक्ति। तो जब तक व्यक्ति का विकास नहीं होगा, विकास की समुचित अवधारणा परिलक्षित नहीं होगी। तब आइए एक व्यक्ति के विकास के लिए क्या क्या आवश्यक है, आप यहाँ से शुरुआत करेंगे तो हमें लगता है कि बहुत सही हम दिशा में आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए? भोजन, कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, और फिर जिस माहौल में वो रहता है वो सुंदर माहौल। ये सारी चीजें जब मिलती हैं और इससे उस व्यक्ति का बेहतर निर्माण होता है तो उस व्यवस्था को विकसित व्यवस्था कहते हैं जी। इसलिए हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि आज की जो विकास की अवधारणा हमारे जनप्रतिनिधियों के मन मस्तिष्क में बैठी हुई है उसे केंद्रित करें व्यक्ति पर, केवल नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी पर केंद्रित न करें, क्योंकि ये तो उनके लिए है ही है। लेकिन उसके साथ साथ यह चिंतन करना बड़ा आवश्यक है कि अगर हम जैसे एक छोटे से नगर की बात कर लेते हैं तो इस नगर की जनसंख्या आज से 10 साल पहले क्या थी, आज क्या है? बड़ी हो गई जी। अब जनसंख्या जब आज की बड़ी हो गई तो हमें यह देखना पड़ेगा कि उस जनसंख्या की नियोजन की हमारे पास क्या विचार है, हमने क्या योजना बनाई है कुछ जनसंख्या को नियोजित करें, उनको रोजगार कैसे मुहैया हो, उनको उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए स्कूल पहले कितने थे अब कितने हैं। आज से 10 साल पहले, मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं करता, मैं सरकारी स्कूल की बात कर रहा हूँ। सरकारी विद्यालय 10 साल पहले कितने थे? क्या 10 सालों में संख्या के सापेक्ष विद्यालय बढ़ाए गए? अगर नहीं बढ़ाए गए तो विकास नहीं हुआ। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि एक तो संख्या नहीं बढ़ी और दूसरी जो सरकारी स्कूल है उसमें शिक्षकों का बहुत अभाव। नहीं, मैं उस पर आ रहा हूँ, पहले इसको और सुन लीजिए। क्रमांक दो शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, सरकारी अस्पताल की मैं बात करता हूँ। 10 साल पूर्व जनसंख्या कम थी तो जितने अस्पताल थे वो पर्याप्त थे। तो क्या इन 10 सालों में अस्पतालों की संख्या आज की जनसंख्या के अनुसार बढ़ाई गई? अगर बढ़ाई गई तो ठीक है, नहीं बढ़ाई गई तो चिंतन करना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तब विकास माना जाएगा जी। इसी तरह से जो व्यवस्था के लोग हैं उनको जगह जगह क्या सरकारी आवंटित की जाने वाली दुकानों की संख्या बढ़ाई गई? क्या खेल कूद की जगह उनको उपलब्ध कराई गई? क्या बड़े बड़े स्थान दिए गए जहाँ पर पार्किंग वगैरह की जा सकती है? तो ये सारी चीज़ों को जब आप जोड़ेंगे ना तब जनसंख्या बढ़ा। अभी मैं जानता हूँ आप प्रश्न पे आएंगे, विकास के साथ साथ मैं उसको इसी में जोड़ देता हूँ कि जनसंख्या बढ़ेगा तो वाहन बढ़ेंगे,
तो सड़कों का विस्तार होना जरूरी है। सड़कों के विस्तार के साथ साथ वैकल्पिक सड़कें जरूरी हैं, जिससे ट्रैफिक की समस्या से निजात मिले। तो क्या मुख्य सड़कों के अलावा वाहनों को चलने के लिए क्या हमने कोई बाईपास, लेफ्ट राइट सड़क बनाए हैं? क्या नहीं बनाए हैं तो चिंतन करना पड़ेगा। जब तक नहीं बनाएंगे तब तक विकास नहीं माना जाएगा। तब तक कैसे पता चलेगा कि वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने का हम कोई उपाय कर रहे हैं? तो विकास का मेरा सीधे सीधे मानना है कि एक व्यक्ति के उत्कृष्ट जीवन जीने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक हैं उन सबको सम्मिलित करके चिंतन करना और उस क्रम में क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ना। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो विकास, ऐसा नहीं सोचते हैं तो अभी हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से ठीक नहीं। जी मैं एक चीज़ देखता हूँ कि जैसे आपने अभी सड़क की बात की कि जो सड़क जाता है क्या उसके अलावा कोई अन्य मार्ग है जिससे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए। यहाँ पे अन्य मार्ग की तो बात छोड़िए, जो सड़क के बगल में जो फुटपाथ होता है अगर वो सुरक्षित रहे तो कम से कम आने जाने वाला, पैदल आने जाने वाला व्यक्ति उसके माध्यम से जा सकता है। लेकिन मंडी में आए दिन ऐसा होता है कि अगर कोई बाइक वाला खड़ा होकर सब्जी ले रहा है तो उसका चालान कट जाता है। जाहिर सी बात है चालान कटना चाहिए, लेकिन वो गाड़ी पार्क कहाँ करे? या पैदल चलने वाले यात्री भी मजबूरी में वो मेन रोड पर ही उनको चलना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है कि इसका नियोजन किस तरह से हो सकता है और क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, इसका नियोजन दो तरीके से हो सकता है। एक तो जो व्यवस्था चल रहा है उस व्यवस्था में चालान केवल वाहन वालों को नहीं कटना चाहिए जी, उन अतिक्रमणकारियों का भी कटना चाहिए। उनको भी आर्थिक फाइन लगाना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने बढ़ा के लगा दिया है, कल फिर बढ़ा के लगाएंगे तो आपको फाइन देना होगा। तो जब उनके ऊपर आर्थिक दंड लगना शुरू होगा तो उनके मन में भय व्याप्त होगा। डंडा खा लेगा, रोज पैसा नहीं देगा कोई भी, फिर वो नियोजित होकर पीछे भागेगा। या नगर पालिका परिषद या नगर निगम या जो जहाँ की व्यवस्था होती है उनकी चीज़ें होती हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम जनमानस, हम सब दूसरों को जिम्मेदार ठहरा करके मौज लेते हैं जी। हम दूसरों को जिम्मेदार ठहराने में बड़ा मज़ा आता है। नेता गड़बड़, पुलिस गड़बड़, प्रशासन गड़बड़, फलाने गड़बड़, हम बहुत अच्छा। ये कहने का मतलब होता है ना, हम कहते हैं कि आम नागरिकों में भी तो सिविक सेंस होना चाहिए। आम नागरिकों को भी तो चिंतन करना चाहिए कि जो दुकानदार हैं वे भी आम नागरिक हैं। उनको चिंतन करना चाहिए कि खरीदार अपनी बाइक कहाँ खड़ा करेगा जी, अपने वाहन कहाँ खड़ा करेगा, उतना जगह दो उनको। और खरीदार को और दूसरे लोगों को भी चिंतन करना चाहिए, सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति को, कि अगर हम अपने रूट से चल रहे हैं और दूसरा रूट खाली दिखाई पड़ रहा है तो, और थोड़ी सी जाम जैसी स्थिति हुई, तुरंत हम डाइवर्ट करके दूसरे रांगे में घुस जाते हैं। परिणाम, उधर से आने वाले गाड़ियों को रुकना पड़ता है और घंटों जाम झेलना पड़ता है। तो सिविक सेंस डेवलप करना पड़ेगा हर आदमी को। इसलिए हम लोग अपने विद्यालयों में अब ट्रैफिक सप्ताह में एक दिन ट्रैफिक सिविक सेंस के बारे में बच्चों को खूब बता रहे हैं। और मैं सबसे कहूँगा कि माँ बाप अपने घर में भी ट्रैफिक पर, क्योंकि दुर्घटनाएं नहीं होंगी, एक्सीडेंट नहीं होगा और समाज में भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। सर एक चीज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो कि मैं अपने हर इंटरव्यू में करता हूँ कि हमारे नगर में अब कोई पार्क नहीं है, कोई खेलने की जगह नहीं है। हम पूरी तरह से रेलवे की जो प्रॉपर्टी है या रेलवे की जो भी ग्राउंड बने हुए हैं उस पर डिपेंड करते हैं। कभी रेलवे अधिकारियों का मन अच्छा रहा तो आम आदमी को परमिशन है, और कभी उनका मन अगर ठीक नहीं रहा तो वो प्रतिबंधित भी कर देते हैं, और प्रतिबंध लगाने के साथ साथ वो शायद अशिष्ट व्यवहार भी करते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि पार्क के बारे में यहाँ के जनप्रतिनिधियों को सोचना चाहिए? और अगर जनप्रतिनिधि इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो आम आदमी का इसमें क्या रोल हो और किस तरह से वो अपनी बातों को रख सकते हैं? देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर पालिका परिषद की आप बात करें तो पिछले 25 सालों से हर चुनाव लड़ने वाला अपने एजेंडा में डालता है कि हम पार्क बनवाएंगे जी। जब चेयरमैन बन जाता है तो उसको समझ में नहीं आता कहाँ बनवाएं, कैसे बनाएं और कहाँ बनेगा। लोग पहले 6 महीने तक तो खूब प्रयास करते हैं, बने लेकिन नहीं मिलता है। चूँकि नगर पालिका की आबादी सघन हो चुकी है और जो आबादी वर्तमान में है उस आबादी के मध्य कहीं पार्क बनना मुश्किल है। लेकिन अगर जनप्रतिनिधि विल पावर का प्रयोग करें, संकल्प शक्ति का प्रयोग करें,
तो नगर से सटे हुए जो भी रूरल एरिया हल्का अगल बगल है चारों तरफ, वहाँ कहीं न कहीं ज़मीन अधिग्रहण करके सरकारी नीति रीति के अनुसार पार्क बनाया जा सकता है। और ये बहुत ज़रूरी है, पार्क बनना बहुत ज़रूरी है। नगर में ऑडिटोरियम बनना बहुत ज़रूरी है। एक ऑडिटोरियम बना भी तो वो बना आपके केंद्रीय विद्यालय परिसर में बना, और उसका निर्धारित शुल्क इतना महंगा है कि आम नगरवासियों को उसका लाभ मिलना मुश्किल है। मैं एक बात नहीं समझ पाता हूँ, और मैं हमेशा सबसे कहता हूँ कि जब सब कुछ आम लोगों के लिए है तो उसे सुलभ भी आम लोगों को कराने की जाती है जिम्मेदारी सभी लोगों की है। जी बिल्कुल, यह चिंतन करना पड़ेगा जी। तो इस नाते आप ये देखें कि रेलवे वाली जहाँ तक आपने बात किया, तो रेलवे के लोगों की बात करना बेमानी है, क्योंकि हमारे पास नगर में है नहीं, उनका अपना एक पॉस एरिया जहाँ अधिकारी रहते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ चले जाते हैं। उनको हम लोग की कई चक्र उन लोगों से बातचीत हुई है। रेलवे वालों का कहना है कि हमें किसी व्यक्ति के आने जाने से दिक्कत नहीं हो, लेकिन जब वहाँ पर गलत तरीके के लोग जाते हैं तो उनको दिक्कत होती है। उनकी भी बहन बेटी सड़क पर टहलते रहते हैं, उसमें भी कुछ गलत लोग जाते हैं तो उनको दिक्कतें होती हैं। लेकिन फिर भी उनको रोकना नहीं चाहिए, इन चीज़ों पर अंकुश लगाना चाहिए और जनप्रतिनिधियों को इस दिशा में संकल्प के साथ काम करने की ज़रूरत है। इस नगर को एक बेहतरीन पार्क देना ही देना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। नगर की कुछ ऐसी समस्याएं जिनके ऊपर आपको लगता है कि शायद जनप्रतिनिधि या जनता ध्यान नहीं दे पाती हो और जिनके ऊपर इमीडिएट अटेंशन की आवश्यकता है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं आपको एक ऐसी समस्या के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस समस्या को अगर हल नहीं किया गया तो ये एक विस्फोट बनेगा। आप हम जो भी इस नगर में रहते हैं सब कर्जदार हैं नगर पालिका परिषद। कैसे कर्जदार हैं मैं बताता हूँ। और एक व्यक्ति भी इस समस्या को न ठीक से समझना चाहता है, ना इसका निराकरण करना चाहता है। 2015 में नगर पालिका परिषदों में स्वकर योजना शुरू हुई। इस स्वकर योजना में आप अगर अपने घर का हाउस टैक्स 500 देते थे तो अब आपको 5,000 7,000 देना होगा, 8,000 देना होगा। जैसा आपके घर का साइज बढ़ा घटा उस हिसाब से वो देना होगा। इससे कोई गुरेज नहीं है। समय परिस्थिति के अनुसार टैक्स बढ़ने चाहिए, टैक्स से ही सरकारें चलती हैं और सरकार विकास भी करती है, कोई गुरेज नहीं है। लेकिन 2015 में नगर पालिका बोर्ड ने अगर इसको पास किया और लागू नहीं कर पाई क्योंकि विरोध शुरू हो गया और धीरे धीरे आज 8 साल हो गए। आज की परिस्थिति ये है कि नगर पालिका परिषद के लोग आपके घर जाते हैं, आपके घर का असेसमेंट करते हैं स्वकर का, और आपका अगर 8,000 रुपये या 5,000 रुपये, मान लीजिए आपका घर का निकला 5,000 रुपये घरेलू, तो 8 साल का एरिया 8,40,000 रुपये आपसे वसूलेंगे। अगर कमर्शियल की बात की जाए तो वो लाखों में जाएगा। अब बताइए कि पूरी दुनिया पेंडेमिक में परेशान हुई, बहुत सारे तरह की चीज़ें माफ़ की गई। 2020, 21, 2 साल तो सबके काम धंधे बंद रहे जी, लोग घरों में सिकुड़े रहे। 15 में आपने नगर पालिका परिषद ने 15 में स्वकर लागू किया। आप स्वकर जब लागू किए उसी समय सबके घर नोटिस दिए होते, सबके घर गए होते, आप नहीं कर पाए। आज 8 साल के बाद जब आप लोगों के घर जा रहे हैं तो पुराना एरियर क्यों भाई? एकदम यह गलत है। आप अभी से लेते, आप 2022 से लीजिए, 2023 से लीजिए, लेकिन आप 8 साल का एरियर लेंगे इस पूरे मुगल सराय में रहने वाले 1.5 लाख लोगों की। उसमें मान लीजिए, एक मैं उदाहरण देता हूं आपको कि मान लीजिए किसी का पिता मकान बनवाया और पिता आज नहीं है, उनके 2 बच्चे, दोनों बच्चे मजदूर हैं या कोई दिहाड़ी का काम करते हैं, उनके घर का किराया आता है 40,000 रुपये आज के हिसाब से एरियल को लेकर के। कहाँ से भरेंगे 40,000 रुपये? ये न्याय है? और क्यों चुप है जनप्रतिनिधिगण इस पर? क्यों चुप है जनप्रतिनिधिगण इस पर? मैं कहता हूं कि सभी सभासद से लगाकर और ऊपर के जनप्रतिनिधियों को शासन तक ये बात पहुंचानी चाहिए और शासन के लोगों को ये समझना चाहिए और अविलंब स्वकर में एरियर को समाप्त करना चाहिए। करंट आप वसूलिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पहली ऐसी घटना है जिस पे इसके बारे में बात हो रही है, और मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर जनप्रतिनिधि के साथ साथ
आम लोगों को भी कहीं न कहीं चर्चा शुरू करनी चाहिए, और न कहीं एक बहुत बड़ा विस्फोट का कारण बनेगा ये। बहुत बड़ा विस्फोट, नोटिस जा रहा है जी। जगह जगह लोग घर पहुंच रहे हैं, काट के नोटिस दे रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, और आने वाले समय हर घर। और एक मैं बात बताता हूं कि मान लीजिए कोई आप घर बेच देते हैं, आपके घर का असेसमेंट नहीं हुआ है और आपने घर बेच दिया नगर पालिका परिषद में, तो जैसे कोई और घर खरीद लिया, सामने वाले ने घर खरीद लिया, तो आपका और सामने वाले की जिस राशि में धनराशि में घर तय हुआ, उस धनराशि के अलावा उसका जो असेसमेंट होगा वो 8 साल का निकाल करके अब आपसे नहीं खरीदार से वसूलेगी नगर पालिका परिषद। इसको अभी जानकारी नहीं है, लोग धड़ल्ले से, जिसके बारे में उसको भी जानकारी नहीं है, धड़ल्ले से लोग नगर पालिका परिषद में जमीन खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं। और सबको ध्यान आना चाहिए कि जो भी मकान खरीदिए नगर पालिका परिषद में, जो लोग भी नगर पालिका परिषद में आप मकान खरीदिए, निश्चित रूप से पहले ये पता कर लीजिए कि इसका टैक्सेस जमा है कि नहीं तो जो खरीदार है उसके मत्थे वो पड़ने वाला है। अब कमर्शियल लैंड को खरीदते समय ज़्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। और मैं एक बात और कहता हूँ, इस बात को जानबूझ करके जनप्रतिनिधि उठाते नहीं है, क्योंकि वहाँ असहज है वो कुछ करने की स्थिति में बहुत नहीं है। इसमें इनको ये करना चाहिए कि सभी नगरपालिका परिषद से के क्षेत्र के नागरिकों से हस्ताक्षर करा करके माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी तक भेजना चाहिए। वे लोग जब गरीबों को अनाज दे सकते हैं तो इस दर्द को भी समझेंगे और एरियर को समाप्त करेंगे। करंट लीजिए, कोई आपत्ति नहीं है, सबसे करंट लीजिए, क्योंकि टैक्स लेना बिल्कुल सही बात है, बिना टैक्स के विकास नहीं हो सकता। टैक्स लीजिए, लेकिन एरियर लेना मेरी दृष्टि में बिल्कुल गलत है जी। अगर आप उसी समय सबको नोटिस दिए होते, आप उसी समय लागू कर दिए होते, टैक्स लेते, कोई दिक्कत नहीं। आज टैक्स को थोपना, एरियर को थोपना बिल्कुल अन्याय है। दीनदयाल नगर के एक एक नागरिकों के साथ अन्याय है, और ये मैं दावे के साथ कहता हूँ जी। अगर आपके शुरुआती दिनों की बात की जाए तो शुरुआती दिनों से ही आप एक शिक्षक के तौर पे आपने काम किया, उसके बाद आपने पत्रकार के तौर पे काम किया, फिर आप एक व्यवसाय से भी जुड़े, और हर एक जगह आपका जुड़ाव सीधे सीधे लोगों से रहा, एक तरह से कहें कि जनता से रहा। तो इन चीज़ों आप संघ से भी जुड़े रहे और प्रचारक के पद पे आपने काम किया, जैसा कि आपने बताया कि अब भी आप संघ से जुड़े हुए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये बात समझ में आती है कि जिस तरह से आप जनता से जुड़ते हैं, कहीं न कहीं आप एक राजनीतिक भी हो सकते थे। तो ये प्रबंधक कैसे बन गया, इसके पीछे की क्या कहानी? देखिए, ऐसा है कि मेरा एक बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया है। राजनीति में जो पद, पावर, पैसा का ग्लैमर है जी, आज ये समाज को विध्वंस के रास्ते पर ले जा रहा है। आज बच्चा थोड़ा सा होश संभालता है तो उसका रोल मॉडल कौन है? समाज का कोई राजनीतिक व्यक्ति। आज समाज का कोई बड़ा साहित्यकार, कोई बड़ा समाज सेवी, कोई बड़ा डॉक्टर, कोई बड़ा इंजीनियर, कोई बड़ा साइंटिस्ट आज हम लोगों ने चांद पर भेज दिया, लेकिन वो रोल मॉडल नहीं है। जिन्हें रोल मॉडल बनना चाहिए समाज का, वो रोल मॉडल नहीं है। रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल है हमारे नेता। क्यों? क्योंकि वो 4 गनर लेके चलते हैं, उनके फ़ोन डीएम सुनते हैं, एसपी सुनते हैं, अधिकारी सुनते हैं, उनके पास पैसा होता है, उस पैसे को लोगों को दे देते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। तो पद, पावर, पैसा का जो ग्लैमर है ना, वह समाज को एक अलग तरह का रोल मॉडल देता है, और उस के पीछे भागने के लिए आज की जो नई युवा पीढ़ी है वो बेताब है। तो वो पढ़ाई छोड़ देती है। उस समय, जिस समय उनको खूब किताब पढ़ना चाहिए, अपने जीवन में करियर को ठीक करना चाहिए, वो किसी नेता के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने निकल जाते हैं जी। और जब उनकी जीवन करियर खराब होने लगती है, तब सर खुजलाते हुए आते हैं, यार मैंने तो बड़ा समय बर्बाद कर दिया, अब मुझे कुछ करना चाहिए। तो दुकान खोलते हैं, मजदूरी करते हैं, कुछ और करते हैं। तब जीवन की हकीकत जब तक पता चलती है, तब तक बहुत देर हो चुका होता है। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, इसकी शुरुआत समाज के विद्यालयों, समाज के संगठनों को करना चाहिए कि रोल मॉडल बदलिए समाज का। समाज का रोल मॉडल साइंटिस्ट हो, सैनिक हो, बड़े पदाधिकारी हों, बड़े समाजसेवी हों, अच्छे शिक्षक हों, अच्छे संगीतज्ञ हों, अच्छे कलाकार हों। ये जो
अलग अलग वैरायटी है जिससे ये पूरा समाज मुकम्मल होता है ना, वे समाज के रोल मॉडल हों। और ये कब शुरू होगा? जब फीता कटवाने का काम इन लोगों से करेंगे, नेताजी लोगों से करते रहेंगे तो नहीं होगा। जब हर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नेताजी के इतर दूसरे लोगों को भी बनाने की आदत डालेंगे, तब रोल मॉडल बनेगा। हर कार्यक्रम में, छोटा कार्यक्रम चाहे बड़ा कार्यक्रम, नेताजी नेताजी नेताजी। मेरे मन में कभी भी समाज को लेकर के जो एक भाव परिलक्षित रहा है, शुरू से ही रहा है, उसमें राजनीति कहीं नहीं आता। पहले भी नहीं आता था, आज भी नहीं आता था। कभी अवसर मिला और राजनीति में स्वच्छ ढंग से सोचने का अवसर मिला तो मैं इस बात से गुरेज भी नहीं करता हूं कि मैं वहां पर कदम रख करके और उस विषय पर चर्चा नहीं करूंगा या उसमें शामिल होकर बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर कोई राजनीतिक है। कोई राजनीति से अपने को इतर मान नहीं सकता, हो नहीं सकता जी। राजनीति हर व्यक्ति में है और हर व्यक्ति राजनीतिक है। लेकिन वर्तमान में हम शिक्षक हैं तो हमारा सबसे बड़ा दायित्व तो क्या है? पढ़ाना, नेतागिरी करना नहीं। हम डॉक्टर हैं तो हमारा सबसे बड़ा जिम्मेदारी और भूमिका क्या है? इलाज करना, वकील का वकालत करना। जो जिस पद पर है, यहाँ तक पान बेचने वाला पान लगाता है और विधायक बनना चाहता है, यही है ना जी। हर कोई नेता बनना चाहता है, अपना कमवा उनको अच्छा नहीं लगता। हर जो भी पद है आप पता कर लीजिए। क्या भैया स्कूल में, सरकारी स्कूल में टीचर हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है, क्या इच्छा भाई साहब? मैं चाहता था चेयरमैन बन जाता, तो मैं चाहता था विधायक बन जाता। तो अरे छोड़िए ना उन महान लोगों के लिए जो रातों दिन उस काम को कर रहे हैं, उनको भी तो करने दीजिए। हम जिस काम को चुन लिए हैं, हम उसी काम को क्यों नहीं जीवन में आगे बढ़ाएं? उसी काम से समाज को क्यों न तृप्त करें? ऐसी मेरी मानसिकता है जी। इस वीडियो में हमने बहुत एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर हमने चर्चा की और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमने कोशिश की कि हम उन पक्ष को, उन पहलुओं को छुएं और मैं इससे बहुत संतुष्ट हूं कि हमने उन सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा की। हालांकि इस छोटी सी वीडियो में सबको शामिल कर पाना संभव नहीं है, लेकिन कोशिश किया हमने कि इस वीडियो को हम एक प्रोडक्टिव और लोगों के लिए यूजफुल बनाएं और जिस भी बिंदुओं के ऊपर यहाँ पर चर्चा की गई है, जिन बात को उठाया गया है, आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। और इस एपिसोड में आप बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।